गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग जो कल हम स्टडी कर रहे थे यू बैक्टीरिया के सेल का अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे थे, उसको हम आगे लेके जाने वाले हैं। इसको आज फाइनलाइज करने वाले हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कल लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं जब इसको देख रहा था खुद रिकॉर्ड करने के बाद, तो मेरे से एक बाई उसको बोल सकते हो स्लिप टंग हुआ या टंग स्लिप हो गया, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, जिसके चलते मैंने सेल इन्वेलप बताते समय यहाँ पे मैंने एक वर्ड का इस्तेमाल कर दिया यूकैरियोट। तो काइंडली उसको सुधार लीजिएगा। मैं प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स का सेल इन्वेलप कैसा है, मैं ऐसे कुछ करके मैंने बोला, उसको काइंडली प्रोकैरियोट्स का सेल इन्वेलप आप कंसिडर कीजिएगा। वो टंग स्लिप के कारण हुआ है, सॉरी उसके लिए। हम आगे आज बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भाई, जो बचा हुआ जो हमारा पार्ट है उसको स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात पढ़ेंगे इस स्ट्रक्चर में। इस पे मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ये जो स्ट्रक्चर मैं लिख रहा हूँ उसको मैं बोल रहा हूँ मीजोजोम्स, यानी कि सरफेस स्ट्रक्चर के बाद, सेल इनवेलप के बाद हम लोग जा रहे हैं कहाँ, अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जा रहे हैं। यानी साइटोप्लाज्म में क्या क्या पाया। तो सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ मीजोजोम्स के बारे में। भाई मीजोजोम्स है क्या? मीजोजोम्स हमारा इनवेजिनेशन है। इनवेजिनेशन है, किसका इनवेजिनेशन है? ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन का इनवेजिनेशन है। अब ये समझना है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इनवेजिनेशन, जिसको मैं यहां ऐसे करके शो कर सकता हूं, उसका शेप डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। शेप में भी डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। शेप में भी डिफरेंट हो सकता है बाबू। अब मेरी बात सुनिए, क्या डिफरेंट का मतलब क्या हुआ? ये सिंपली वेसिकल की तरह हो सकता है, ऐसे जस्ट लाइक दिस, वेसिकल की तरह ऐसे हो सकता है। ये ट्यूब्यूलर भी हो सकता है शेप में। और ये कुछ इस तरह का, जो आपने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में, इस तरह से ग्रेनम के बारे में, इस तरह का स्ट्रक्चर भी हो सकता, इस तरह का भी स्ट्रक्चर बना सकता है। इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल रहा हूं भाई, ये मीजोजोम है, इनका शेप अलग अलग है। तो इसको मैं बोल रहा हूं वेसिकल के समान हो सकता है शेप में, ट्यूब्यूलर हो सकता है शेप में, और कैसा हो सकता है, लेमेली की तरह भी हो सकता है। लेमेली की तरह भी हो सकता है, इसको मैं लेमेली बोल रहा हूँ। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा होगा लेमेली, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्वेश्चन ये है बाबू, सॉरी, क्वेश्चन ये है कि ये जो मीजोजोम्स है, जिसको मैं बोल रहा हूँ इनफोल्डिंग है, इसका काम क्या क्या है। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका काम क्या है। शेप तो आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है, काम को भी मेंशन किया गया है। तो चलो एक एक करके हम इसके काम को स्टडी करते हैं। मीजोजोम्स का जो फर्स्ट काम है, समझो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ। मीजोजोम्स जो कि इनवेजिनेशन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जो प्रोकैरियोट्स के अंदर ही पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स के अंदर ही पाया जाता है, यूकैरियोट्स के अंदर नहीं पाया जाता। इसका पहला काम क्या है? ये रेस्पिरेशन में मदद करता है। रेस्पिरेशन में मदद करता है, या रेस्पिरेशन में असिस्ट करता है। रेस्पिरेशन में कैसे असिस्ट करेगा बाबू, मेरी बात समझो। मैं क्या समझाना चाहता हूं उसको समझो। रेस्पिरेशन में कैसे असिस्ट करेगा, ये मदद करेगा। आपको पता है जब आप रेस्पिरेशन पढ़ते हो तो उसमें मुख्य रूप से 3 स्टेप्स होते हैं। ग्लाइकोलिसिस, दूसरा हो गया क्रेब साइकिल, और तीसरा होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जहां पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू हम एटीपी का फॉर्मेशन कर रहे थे, जो पिछले क्लासेस में हम लोग स्टडी भी किया था। तो मैं ये बोल रहा हूं कि रेस्पिरेशन में ये कैसे मदद कर सकता है। तो सिंपली ये समझना होगा कि मीजोजोम्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ईटीएस के क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। और आपको पता है ईटीएस इज द पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा किसका पार्ट है? रेस्पिरेशन का पार्ट है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो रेस्पिरेशन हो रहा है, यदि मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि सपोज मान लो ये यू बैक्टीरिया है एरोबिक टाइप का, तो इसके अंदर जो ग्लूकोज जाएगा उसका ग्लाइकोलिसिस कहाँ होगा? मैं बोलूंगा उसका ग्लाइकोलिसिस होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी वही होता है। दूसरी मैं बात बोलूंगा कि इसका क्रेब साइकिल कहाँ होगा? इस यहाँ पे तो माइटोकॉन्ड्रिया होता नहीं है, उसका क्रेब साइकिल भी कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। मैं बोल रहा था
कि उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ईटीएस कहां हो रहा था, ईटीएस वाला प्रोसेस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहां हो रहा था, या एटीपी का फॉर्मेशन कहां हो रहा था इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के द्वारा। तो मैं बोलूंगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। मैं वो बोलना चाह रहा हूं कि वहां यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन काम करता है ईटीएस वाला, वो सेम हमारा काम कौन करता है भाई, मीजोजोम करता है। यानी कि ईटीएस के एंजाइम मीजोजोम्स के ऊपर पाए जाते हैं। यानी कि ग्लाइकोलाइसिस यहां होगा, क्रेब्स साइकिल यहां होगा, लेकिन ईटीएस वाला काम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाला काम कौन करेगा बाबू, मीजोजोम करेगा। तो मैंने बोला कि मीजोजोम रेस्पिरेशन में असिस्ट करता है, यानी रेस्पिरेशन का कुछ पार्ट यहां पे होता है, इसके पास ईटीएस के एंजाइम्स होते हैं, इसलिए यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा, फॉस्फोराइलेशन के द्वारा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के द्वारा एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब यहां पे आपको यह समझना चाहिए कि मीजोजोम किसका काम कर रहा है, मीजोजोम काम किसका कर रहा है, किसकी तरह का काम कर रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि जो मीजोजोम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है, एक्चुअल में ये माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन के की तरह काम कर रहा है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है वही ईटीएस का काम करता है, उसी पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के प्रोटीन पाए जाते हैं, और वही क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन भी होता है। तो मैं क्या इसको, मीजोजोम्स को क्या एनालोगस बोल सकता हूं? बिल्कुल, एनालोगस का मतलब सिमिलर, एनालोगस है, एनालोगस है टू माइटोकॉन्ड्रियल, माइटोकॉन्ड्रियल, ध्यान सुना बाबू, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन की तरह काम, जो माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन काम करता है, वो हमारा मीजोजोम कर रहा है। तो आपको यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से प्रोकैरियोटिक्स का दिया हुआ गुण, इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट का जो फंक्शनली माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, मीजोजोम वो स्ट्रक्चर है, मीजोजोम वो स्ट्रक्चर है जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, इसलिए मैं बोल सकता हूं माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, यानी एनालोगस टू किसके है भाई, एनालोगस टू माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, या माइटोकॉन्ड्रिया भी मैं बोलूंगा तो कोई गलत नहीं होगा। तो मीजोजोम का क्या पहला काम क्या हो गया, हेल्प इन रेस्पिरेशन, असिस्ट करता है रेस्पिरेशन में। इसके अलावे और भी काम है जिसको आपको समझना चाहिए, इसको समझना चाहिए बाबू, ध्यान से मेरी बात सुनिए। जो पेप्टिडोग्लाइकन का जो सेल वाल है, दूसरा काम, जो पेप्टिडोग्लाइकन का जो सेल वाल है, ये सेल वाल फॉर्मेशन में भी मदद करता है, यानी सेल वाल का फॉर्मेशन भी कराता है। मैं क्या बोल रहा हूं बाबू, ये सेल वाल भी बनाता है, ये मीजोजोम सेल वाल फॉर्मेशन कराता है। उसके अलावे सेल सिक्रीशन, ये सिक्रीशन में भी मदद करता है, सिक्रीशन में मदद करता है बाबू। सिक्रीशन के अलावे एक्सक्रीशन में, एक्सक्रीशन आपको पता है, एक्सक्रीशन वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलने को बोलते हैं, एक्सक्रीशन में मदद करता है, सेल वाल फॉर्मेशन में मदद करता है, सिक्रीशन में। आपको समझना चाहिए कि सेल वाल का फॉर्मेशन भी सिक्रीशन के द्वारा ही होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, सिक्रीशन और एक्सक्रीशन भी करता है। इसके अलावे मीजोजोम्स, इसके अलावे मीजोजोम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है, जिसको मैं बैक्टीरिया बोल रहा हूं, यू बैक्टीरिया बोल रहा हूं, उसका जो मेन डीएनए है, जिसको मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है, इस डीएनए का डुप्लीकेशन कराने में भी मदद करता है, यानी इसके डीएनए का डुप्लीकेशन भी कराता है। यानी मान लो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये मेरा मीजोजोम है, ऐसे समझो आप, ये मेरा मीजोजोम है, और इस सेल को, सपोज इस सेल को अब डिवाइड करना है, तो एक सेल से दो हमारे सेल बनेंगे डिवीजन, बाइनरी फिजन के द्वारा। तो बाइनरी फिजन से करने से पहले डीएनए का डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो ऐसे समझना है कि ये हमारा हो गया क्रोमोसोमल डीएनए या मेन डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। इसका क्या करेगा बाबू, डुप्लीकेशन कराएगा, यानी कि एक कॉपी और बनाएगा, और बनाने के बाद डॉटर सेल के अंदर, यानी एक सेल ये हो गया और एक सेल ये हो गया, सपोज बैक्टीरियल सेल, इसके अंदर एक रहेगा, इसके अंदर भी एक क्रोमोसोमल डीएनए रहेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो मीजोजोम्स है, ये जो मीजोजोम्स है, ये जो मीजोजोम्स है, क्रोमोजोमल क्या कराता है बाबू, ये मीजोजोम्स है डीएनए डुप्लीकेशन में, कौन सा डीएनए,
मेन डीएनए। डीएनए डुप्लीकेशन में मदद करता है या डीएनए का डुप्लीकेशन कराता है और उसको साथ साथ डिस्ट्रीब्यूट भी कराता है। यानी कि डीएनए डुप्लीकेशन प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है इन डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स, डॉटर सेल्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी कराता है। यानी हमने क्या पढ़ा, मीजो मीजोजोम सॉरी मीजोजोम्स किसकी तरह काम कर रहा है भाई, मीजोजोम्स काम कर रहा है, क्या कैसे काम कर रहा है, ईटीएस की तरह काम कर रहा है। मीजोजोम सेल वाल का फॉर्मेशन भी कर रहा है, मीजोजोम सिक्रीशन में भी भाग ले रहा है, मीजोजोम एक्सक्रीशन में भी भाग ले रहा है। इसके अलावे डीएनए के डुप्लीकेशन में भी, और डीएनए के डुप्लीकेशन के बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी मदद करता है। चलो मैं इसको फिर से एक बार समझाता हूं, डुप्लीकेशन वाला यदि बात आपको नहीं समझ में। सपोज मान लो इस बैक्टीरिया को डिवाइड होना है और ये मेरा हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिंपली मीजोजोम हो गया। और इसका जो क्रोमोसोमल डीएनए है, क्योंकि डिवाइड होने के लिए आपको पता है कि मुझे दो डीएनए चाहिए, दो क्रोमोसोमल डीएनए, तो पहले ये क्या करेगा, इस डीएनए का डुप्लीकेशन करेगा और जब यहां से दो सेल बनेंगे, दो सेल बनेंगे, ध्यान सुनना, दो सेल बनेंगे बाइनरी फिजन के द्वारा ऐसे, तो यहां पे ऐसे समझ लो आप मीजोजोम्स है और ये ऐसे मीजोजोम्स है, ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी करा रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूं बाबू मैं क्या बोल रहा हूं, मैं सिंपली ये बोल रहा हूं कि मीजोजोम का जो मुख्य काम ये भी हमारा है, जो आपको समझना चाहिए, ये डीएनए का डुप्लीकेशन भी कराता है और डीएनए का डुप्लीकेशन कराने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी कराता है, कहा, डॉटर सेल्स के अंदर। इसके अलावा एनसीईआरटी मेंशन किया गया है कि ये जो मीजोजोम्स है सरफेस एरिया बढ़ाता है, बट नेचुरल है कि सरफेस एरिया बढ़ाएगा, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मतलब मेमोराइज कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ जिसमें बहुत समझा जा सके। तो मीजोजोम का काम पहला हमने समझा माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ईटीएस वाले एंजाइम पाए जाते हैं, दूसरा सेल वाल का फॉर्मेशन करना, यानी सेल वाल का फॉर्मेशन करता है बाबू, दूसरा सिक्रीशन में भी मदद करता है, एक्सक्रीशन भी कराता है, और साथ साथ डीएनए का डुप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी कराता है, किसमें, डॉटर सेल्स में, कब, सेल डिवीजन के समय, बाइनरी फ्यूजन के थ्रू। तो हमने क्या बात करा, मीजोजोम्स के अलावा, मीजोजोम्स के बारे में बात करा। अब मैं हम क्या बात करने जा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं बाबू, मैं क्या बात कर रहा हूं। इसी तरह का इन्वेजिनेशन एक और पाया जाता है, खास तौर पे किसके अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, साइनोबैक्टीरिया के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर इसी तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन देखने को मिलेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्वेजिनेशन देखने को मिलेगा। और उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाए जाएंगे बाबू, पिगमेंट्स पाए जाएंगे, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाएंगे। आपको पता है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर हायर प्लांट की तरह क्या पाया जाता है बाबू, हायर प्लांट की तरह पाया जाता है क्लोरोफिल ए, उसके अलावा कैरोटीनॉइड्स भी पाए जाते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, साइनोबैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक और एक्सटेंशन देखने को मिलेगा इनवर्ड, जिस पर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट लगे रहेंगे। इस फोटोसिंथेटिक पिगमेंट वाले स्ट्रक्चर पर जिसको पर लगा हुआ है, हम क्या बोलेंगे बाबू, उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर बोल रहे हैं। क्रोमैटोफोर क्या भाई, क्रोमैटोफोर एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जहां पर क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। तो क्रोमा का मतलब होता है कलर, और फोर का मतलब होता है बियरिंग। तो ये जो स्ट्रक्चर है, जो इन्वेजिनेशन है एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, अब देखो यहाँ पे पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं, और ये पिगमेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ये केवल और केवल कहां पाए जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया के अंदर, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोल रहा हूं बाबू, इस स्ट्रक्चर को मैं बोल रहा हूं क्रोमैटोफोर। तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये क्रोमैटोफोर है, कहां पाया जाएगा, साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाया जाएगा। क्लियर है, क्रोमैटोफोर साइनोबैक्टीरिया के अंदर पाया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि क्या साइनोबैक्टीरिया ही केवल फोटोसिंथेटिक होते हैं, नहीं, साइनोबैक्टीरिया ही केवल फोटोसिंथेटिक नहीं होते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूं दूसरे यू बैक्टीरिया का, जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। क्वेश्चन ये है कि उनके पिगमेंट्स कहां पाए जाएंगे, तो सिंपल ये समझना है, उनके जो पिगमेंट्स पाए जाएंगे वो साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। सिंपल ऐसे समझना है, साइटोप्लाज्म में पाए जाएंगे। क्रोमैटोफोर नाम का कोई स्ट्रक्चर उन सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता, बाकी जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उनमें नहीं पाया जाता। जैसे मैंने एग्जांपल बोला, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो क्रोमैटोफोर को स्टडी करने के बाद हम सीधे चले आते हैं बाबू, स्टडी करने के बाद सीधे हम चले आते हैं किस पॉइंट पे, मेन क्रोमोसोमल डीएनए पे। ध्यान सुना, मैं क्या बोल रहा हूं बाबू, क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए,
क्रोमोसोमल डीएनए पे चले आते हैं। क्रोमोसोमल डीएनए क्या होता है? मैं बोल रहा हूं ये मेन डीएनए है। मेन डीएनए का मतलब क्या हुआ? मेन डीएनए है। मेन डीएनए का मतलब ये है इस सेल को सरवाइव करने के लिए जो जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन करने पड़ते हैं या इस सेल को बनाने में जो जो प्रोटीन यूज होते हैं, उन सारे के सारे जीन्स, उन सारे के सारे बनाने वाले उस एंजाइम को बनाने वाले जीन्स, उस प्रोटीन जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में भाग ले रहा है उसको बनाने वाले जीन्स सब के सब क्रोमोसोमल डीएनए यानी इसके ऊपर पाया जाता है। कहने का मतलब बैक्टीरिया के अंदर जितनी भी वाइटल एक्टिविटीज होती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, रेस्पिरेशन का लेट से फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, यानी उनके लिए जो भी जीन्स चाहिए, मतलब जो भी एंजाइम्स या प्रोटीन चाहिए वो सारे के सारे इसके ऊपर पाए जाते हैं, क्रोमोसोमल डीएनए के ऊपर पाया जा रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये मेन डीएनए है। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हम आगे बात क्या करेंगे कि इस डीएनए के अलावे और भी एक डीएनए पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं, उस पर बारे में बात करना पड़ेगा। लेकिन पहले हम बात कर रहे हैं मेन डीएनए के बारे में जिसको क्रोमोसोमल डीएनए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये मेन डीएनए है। कैसा है भाई मेन डीएनए? मेन डीएनए क्यों मैंने बोला? क्योंकि इसको सरवाइव करने के लिए जितने भी इस बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए जितने भी फिजियोलॉजिकल वाइटल एक्टिविटीज करनी पड़ती है उनके लिए जो प्रोटीन चाहिए, एंजाइम चाहिए, वो सारे के सॉरी सारे के सारे कहां मौजूद हैं? इस हमारे डीएनए पे मौजूद है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं बाबू? मेन डीएनए है, मेन डीएनए। ठीक है, क्रोमोसोमल डीएनए बोल रहा हूं। ये खास समझिएगा मेरी बात। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये डीएनए एक्चुअली में सर्कुलर होता है। ध्यान सुनिएगा, सर्कुलर होगा, नो डाउट डबल स्ट्रैंडेड भी होगा। यानी मेन डीएनए कैसा होगा? सर्कुलर होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। सर्कुलर का मतलब क्लियर समझ में आ रहा है आपको? ये सर्कुलर है जिसके कोई फ्रेंड नहीं होंगे, और डबल स्टैंडर्ड का मतलब आप ये समझ रहे हो, सॉरी डबल स्टैंडर्ड का मतलब ये मैं बोल रहा हूं। तो ये क्रोमोसोमल डीएनए है। अब यहां समझना है, कहीं कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को पढ़ते समय, आपको यहां समझना चाहिए। मेरी बात को थोड़ा ध्यान सुनिएगा। ये हमारा जो क्रोमोसोमल डीएनए है या मेन जो डीएनए है, क्रोमोसोमल डीएनए या जो मेन डीएनए है, ये जिस रीजन में पाया जाता है, सपोज मान लो ये रीजन हो गया, ये वाला रीजन खास तौर पे यहां नहीं मिलेगा, कोई इसी जगह खास जगह मिलेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो क्रोमोसोमल डीएनए है, ये क्रोमोसोमल डीएनए जहां जिस रीजन के अंदर, जिस रीजन में पाया जाता है, जिस क्षेत्र में पाया जाता है बाबू, उस रीजन को मैं क्या बोल रहा हूं? इस रीजन को मैं बोल रहा हूं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोइड बोल रहा हूं बाबू। ठीक है, इसी न्यूक्लियोइड को, न्यूक्लियोइड रीजन हो गया, इसी न्यूक्लियोइड को हम लोग जीनोफोर भी बोलते हैं। इसी जीनोफोर को हम लोग इनसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोल देते हैं। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, यदि इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं। मैं ये क्या बोल रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझो मेरी बात, कि ये जो न्यूक्लियोइड है या जीनोफोर है या इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स के, बैक्टीरिया के सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एक खास रीजन होते हैं जहां पर मेन क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है, क्रोमोसोमल डीएनए पाया जाता है। उस रीजन को मैं न्यूक्लियोइड बोल रहा हूं, जीनोफोर बोल रहा हूं या इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोल रहा हूं। क्लियर? इसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको पहले से पता है, प्रोकैरियोट्स है तो नहीं पाया जाएगा। दूसरी बात, जब इसका कॉन्डेंसेशन होता है, इसका जब कॉन्डेंसेशन होता है, क्लास 12 में पढ़ना है कॉन्डेंसेशन, कॉन्डेंसेशन ऑफ डीएनए। जब हम कॉन्डेंसेशन की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल्स में जब बात करते हैं तो वहां हिस्टोन प्रोटीन होता है जो डीएनए से अटैच होते हैं। यहां पे हिस्टोन प्रोटीन डीएनए से अटैच नहीं होंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होंगे जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे, जिसको हम आगे बताएंगे पॉलीएमिन्स क्या होते हैं। तो मैं इस पर नहीं बात करना चाह रहा हूं, सिंपली मैं ये बताना चाह रहा था आपको, क्रोमोसोमल डीएनए क्या भाई? मेन डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। रीजन्स जहां ये पाया जा रहा है क्रोमोसोमल डीएनए, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोइड बोलेंगे या जीनोफोर बोलेंगे या हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोल सकते हैं। मुझे लग रहा है ये बात क्लियर है आपको, ये बात क्लियर है, इसमें कोई आपको अब डाउट नहीं होना चाहिए। क्रोमोसोमल डीएनए को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि आपसे सिंपली कोई पूछे कि बैक्टीरिया में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? भैया सिंगल तो मेरे को दिख रहा है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होगा? बोलेंगे सिंगल, एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है ना? हैप्लॉइड क्या बोलेंगे? हैप्लॉइड में क्या है? सिंगल। ठीक है ना? सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है। अब इसके अलावे
क्रोमोसोमल डीएनए के अलावे, यानी मेन डीएनए के अलावे, मैं क्या बात कर रहा हूं, क्रोमोसोमल डीएनए या मेन डीएनए के अलावे सब में नहीं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं यूकैरियोट्स, सॉरी प्रोकैरियोट्स होते हैं, जिनके अलावे, मेन डीएनए के अलावे और भी डीएनए हो सकते हैं जो कि सर्कुलर होंगे और वो भी डबल स्टैंडर्ड होंगे। इन डीएनए को मैं क्या बोल रहा हूं बाबू, प्लाज्मिड बोल रहा हूं, प्लाज्मिड बोल रहा हूं, या इसी को मैं बोल रहा हूं एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल, क्रोमोजोमल डीएनए बोल रहा हूं बाबू, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोल रहा हूं। तो भाई प्लाज्मिड क्या हो गया, प्लाज्मिड क्या हो गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। मेन डीएनए को छोड़ के यदि पाया जाएगा कोई डीएनए तो उसको मैं क्या बोलूंगा, प्लाज्मिड बोलूंगा। ध्यान सुनिएगा, ये प्लाज्मिड सारे के सारे बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं, सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, सब में नहीं पाए जाते, क्योंकि पाए जाते हैं इसलिए इसको भी मेंशन करना पड़ रहा है। ध्यान सुनना मैं क्या बता रहा हूं, ये जो प्लाज्मिड है ये भी हमारे डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सर्कुलर है, सर्कुलर है, डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट इन ऑल, सब में नहीं पाया जाता है। दूसरी बात, क्या करता है ये प्लाज्मिड, करता क्या है, प्लाज्मिड क्या करता है भाई, प्रोवाइड, प्रोवाइड स्पेशल, स्पेशल फीचर, स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है। मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, देखो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्पेशल फीचर, किसको, बैक्टीरियल सेल को। समझने का काम करते हैं कि समझने का प्रयास करते हैं, सॉरी समझने का प्रयास करते हैं, ये जो प्लाज्मिड जो है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, जिसको मैं बोल रहा हूं कि डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, नॉट प्रेजेंट इन ऑल, सभी के अंदर नहीं पाया जाएगा, लेकिन जिसके अंदर पाया जाएगा उसमें एक स्पेशल फीचर प्रोवाइड करेगा। तो थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्लाज्मिड्स के टाइप क्या होते हैं, देन आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा कि प्लाज्मिड एक्चुअली में है क्या, प्लाज्मिड एक्चुअली में है क्या। इस प्लाज्मिड का इस्तेमाल हम लोग क्लास 12 में जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे वहां पे पूरी तरह से इसको समझने का प्रयास करेंगे और डिटेल में जानेंगे। फिलहाल थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन मैं बता दे रहा हूं कि प्लाज्मिड को मैंने बोला स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है। तो पहले मैं टाइप बता दे रहा हूं, जैसे मैं एक पहला टाइप बता रहा हूं, आर प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड बोल रहा हूं। ये प्लाज्मिड, आर का मतलब रेजिस्टेंट, ये प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया के अंदर होगा, ये प्लाज्मिड जिस बैक्टीरिया के अंदर होगा उस प्लाज्मिड के ऊपर ऐसे जीन पाए जाते हैं जो एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। यानी यहां सपोज मान लो ये एम्पिसिलिन जीन हो गया, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन का जीन हो गया, और ये सपोज मान लो प्लाज्मिड इसी के अंदर पाया जा रहा है, तो ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन के अंदर यदि आप डालोगे इसको कल्चर में तो एम्पिसिलिन में वो डाई नहीं करेगा। यानी हुआ क्या, इस जीन के कारण ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन के अंदर नहीं मर पाएगा। तो मैंने क्या बोला, पहले मैंने बोला आर प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड का मतलब रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट डिटेल में पढ़ना है बाद में बाबू, ध्यान सुनना। आर प्लाज्मिड के पास क्या हो गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट कैपेबिलिटी आ गई। अभी तो मैंने बोला कि खास फीचर प्रोवाइड करते हैं सेल को। दूसरा जो टाइप है, दूसरा जो टाइप है मैं बता रहा हूं बाबू, ए प्लाज्मिड, ए प्लाज्मिड, ए प्लाज्मिड। तीसरा जो टाइप है कोल प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड। चौथा जो टाइप है डिग्रेडेबल प्लाज्मिड, डिग्रेडेबल, डिग्रेडेबल प्लाज्मिड, डिग्रेडेटिव, डेटिव प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। और पांचवा मैं बोल रहा हूं एक प्लाज्मिड। मैं क्या बोल रहा हूं बाबू, एक प्लाज्मिड। अब इतना मैंने जो नाम लिखा है बाबू, मैंने समझाने के लिए बताया है कि हर एक प्लाज्मिड का अपना अपना काम है। एक का काम तो मैंने आपको समझा दिया, आर प्लाज्मिड क्या होता है भाई, जिस बैक्टीरिया के अंदर वो पाया जाएगा वो किसी ना किसी खास एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट हो जाएगा, उसके अंदर ऐसा जीन पाया जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि एम्पिसिलिन का मान लो यहाँ पे जीन पाया जा रहा है, या टेट्रासाइक्लिन का जीन पाया जा रहा है, और ये प्लाज्मिड इसके अंदर पाया जाएगा, तो ये जो ये बैक्टीरिया है वो कहां नहीं मरेगा बाबू, ना तो टेट्रासाइक्लिन में मरेगा मीडियम में, ना तो एम्पिसिलिन। यदि दोनों होगा तो एम्पिसिलिन वाला जीन होगा तो एम्पिसिलिन में नहीं मरेगा। उसी तरह से जो एक प्लाज्मिड है इसको हम डिटेल में बात करेंगे, जिसको फर्टिलिटी प्लाज्मिड बोल रहे हैं, फर्टिलिटी प्लाज्मिड बोल रहे हैं। कॉल प्लाज्मिड, कॉलिसिन एक खास तरह का केमिकल प्रोड्यूस होता है बैक्टीरिया के द्वारा, इस
बैक्टीरिया के इस प्लाज्मिड के द्वारा जो दूसरे बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड एम चक्रवर्ती के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इसके अलावे और भी एक प्लाज्मिड का टाइप है जो फिलहाल मेरे दिमाग पे नहीं आ रहा है, थोड़ा समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं। तो मेरे को बेसिकली ये समझाना था कि क्रोमोसोमल डीएनए के अलावे बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए के अलावे बैक्टीरिया के अंदर और भी डीएनए हो सकते हैं। उस डीएनए को हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए या प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड जिनके पास खास तरह के जीन्स होते हैं, वो बैक्टीरियल सेल को एक स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है, एक स्पेशल फीचर प्रोवाइड करता है। ओके, यानी बैक्टीरियल सेल के सर्वाइव करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है डीएनए। ये यदि इसको निकाल भी लेते हैं बैक्टीरियल सेल से तो ये सर्वाइव कर सकता है नॉर्मल कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये मेन डीएनए नहीं है, इस मेन डीएनए के अलावे मैंने कुछ डीएनए सर्कुलर डीएनए दिखाए हैं, उनको मैं बोल रहा था प्लाज्मिड, यानी कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जो कि सब में नहीं पाए जाएंगे। जिसमें पाए जाएंगे उसके अंदर एक नया फीचर डेवलप करा देंगे। समझो मेरी बात, उसके अंदर एक नया फीचर डेवलप करा देंगे। जैसे मैंने बोला, कोई बैक्टीरिया किसी पार्टिकुलर एंटीबायोटिक के प्रति क्या हो जाता है, वो रेजिस्टेंट होता है। तो ये समझना चाहिए कि उस पार्टिकुलर एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट है तो उसके पास प्लाज्मिड्स है, और प्लाज्मिड्स के अलावे प्लाज्मिड्स के ऊपर उस एंटीबायोटिक के खिलाफ जीन्स भी पाए जा रहे हैं, जिसके चलते वो सर्वाइव कर पा रहा है। रेजिस्टेंस का मतलब। इसके अलावे प्लाज्मिड को समझने के बाद, क्रोमोसोमल डीएनए को समझने के बाद, हम सबसे पहले आते हैं किस पे बाबू, कहां आते हैं, सबसे पहले आते हैं राइबोसोम्स के ऊपर। राइबोसोम्स के ऊपर, तो राइबोसोम्स में ध्यान सुनना, राइबोसोम्स बैक्टीरिया कैसे, यू बैक्टीरिया के अंदर राइबोसोम्स किस तरह के होते हैं, 70S टाइप के होते हैं। 70S दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ है, 50S और 30S। ध्यान सुनना, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर 70S टाइप का, एस का मतलब स्वेडबर्ग। मैं सेल पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसको ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहां ये समझना है कि इसके अंदर जो मैंने ये प्रेजेंट किया है ब्लैक से, ये एक सारा का सारा कौन सा राइबोसोम है, 70S टाइप राइबोसोम है। 70S टाइप राइबोसोम है, यहां पे भी ड्रा कर दे रहा हूं ताकि समझ में आए। तो ये जो 70S राइबोसोम है, दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 50S और 30S। और पहले से आपको पता है कि ये जो राइबोसोम्स हैं किसे मदद करते हैं भाई, प्रोटीन सिंथेसिस में। प्रोटीन सिंथेसिस मदद करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, इसका मुख्य काम तो वही है, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेगा। प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेगा कौन, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। अब मेरी बात समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। प्रोकैरियोट्स में देखा क्या गया है कि किसी सिंगल मैसेंजर आरएनए के ऊपर, जैसे मैं बोल रहा हूं ये मैसेंजर आरएनए है, इसका एक एंड A5' है, दूसरा एंड 3' है। देखा क्या गया है कि ये जो राइबोसोम्स हैं, एक ही मैसेंजर आरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, इस तरह से अटैच हो जाते हैं इसके अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर इस तरह से अटैच हो जाएंगे। इस बहुत सारे अटैच्ड स्ट्रक्चर, बहुत सारे राइबोसोम जिस पे अटैच है, किसके ऊपर, मैसेंजर आरएनए के ऊपर। ये मैसेंजर आरएनए है ब्लैक वाला, जिसकी पोलैरिटी मैंने 5' 3' बोली। ये 70S राइबोसोम है। ये 70S राइबोसोम यदि इस तरह से अरेंज हो जाता है तो इस स्ट्रक्चर को प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही पाया जाता है ये कंडीशन। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम बोलते हैं। ठीक है, पॉलीजोम बोलते हैं। क्लियर है, मैंने आपको यह बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर राइबोसोम 70S टाइप का पाया जाता है, उसके दो सब यूनिट है जो सेल के अंदर पढ़ने हैं, 50S और 30S दो सब यूनिट हो गया। यही मिलके क्या बनाता है, 70S बनाता है। क्या काम होगा राइबोसोम का, काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। कभी कभी प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक ही मैसेंजर आरएनए से बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को मैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम बोल रहा हूं। मैं समझ रहा हूं ये बातें जो मैंने बताई आपको क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, चलो फर्दर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फाइनलाइज भी करना है, थोड़ा ध्यान देना मेरी बात। मैं इसको रब कर रहा हूं बाबू। इसके अलावे हम सबसे पहले बात क्या करेंगे, राइबोसोम के अलावे बात करेंगे इंक्लूजन बॉडी के ऊपर। इंक्लूजन बॉडी के ऊपर ध्यान सुनना, इंक्लूजन बॉडी के ऊपर। इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, इंक्लूजन बॉडी क्या होता है, ध्यान सुनना मेरी बात।
इंक्लूजन बॉडी के अंदर देखो, इंक्लूजन बॉडी के अंदर आएंगे दो चीजें, ध्यान ध्यान सुनना मेरी बात। इंक्लूजन बॉडी के अंदर आएंगे दो चीजें आएंगी। जैसे मैं बोलूं रिजर्व रिजर्व मटेरियल, इंक्लूजन बॉडी किसको बोल रहा हूं, रिजर्व मटेरियल। इसके अंदर जो रिजर्व मटेरियल होगा, रिजर्व मतलब स्टोर्ड फॉर्म में जो मटेरियल होगा, उसको मैं क्या बोल रहा हूं, इंक्लूजन बॉडी बोल रहा हूं। उसको मैं क्या बोल रहा हूं, इंक्लूजन बॉडी बोल रहा हूं। रिजर्व मटेरियल यहां पे जिसको रेड के द्वारा मैंने शो किया, ये हमारा रिजर्व मटेरियल है। ये जो रिजर्व मटेरियल यानी कि स्टोर्ड मटेरियल क्या हो सकता है भाई, ये हो सकता है फॉस्फेट के ग्रेन्यूल के रूप में हो सकता है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल, ग्रेन्यूल यानी फ्रेसफोर्ट का, फॉस्फेट का क्या होगा, फॉस्फेट स्टोर्ड होगा, ऐसे समझना है। फॉस्फेट ग्रेन्यूल हो सकता है, ठीक है। ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हो सकता है, ग्लाइकोजेन ग्रेन्यूल हो सकता है, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल हो सकता है। उसके अलावे साइनो साइनो साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल भी हो सकता है, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल भी हो सकता है, केवल नाम याद रखो आप, ग्रेन्यूल भी हो सकता है। यानी ये समझ लीजिए आपकी रिजर्व मटेरियल है जो साइटोप्लाज्म में मिलेगा, कहां, किसके, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, यूकैरियोटिक्स में नहीं पाया जाता। फॉस्फेट ग्रेन्यूल बोल रहा हूं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल बोल रहा हूं, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल बोल रहा हूं, केवल आप इसका नाम याद रखिए, ठीक है ना बाबू। इससे ज्यादा आपको ये पूछेगा नहीं यहाँ पे, इससे ज्यादा दिया भी नहीं है तो इससे ज्यादा नाम भी नहीं पूछेगा रिजर्व इंक्लूजन बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके अलावे जो सबसे लास्ट टॉपिक जो हम बात करने जा रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, सबके अंदर नहीं, जो फोटोसिंथेटिक है, ठीक है ना, फोटोसिंथेटिक है, सॉरी, समझिएगा मेरी बात। इंक्लूजन बॉडी हो गया, रिजर्व, इंक्लूजन बॉडी क्या हो गया, रिजर्व मटेरियल हो गया। रिजर्व मटेरियल क्या हो गया भाई, सिंपली समझो, ये स्कैटर्ड नहीं होता है, एक जगह इकट्ठा होता है, एक जगह पाया जाता है ग्रेन्यूल्स के रूप में, इनसॉल्युबल फॉर्म में। तो मैं ये बोल रहा हूं उसमें एक टाइप जो होगा रिजर्व मटेरियल में, एक फॉस्फेट का ग्रेन्यूल हो सकता है, किसी में ग्लाइकोजेन का ग्रेन्यूल हो सकता है, किसी के अंदर साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल भी हो सकता है। इसके अलावा जो लास्ट पार्ट पे हम बात करने जा रहे हैं बाबू, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। रिजर्व इंक्लूजन बॉडी के अंदर बात करने के बाद सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक है जिसपे हम बात कर रहे हैं, एक बार मैं रिवाइज जरूर करूंगा, गैस वैक्यूल क्या है। देखो, गैस वैक्यूल केवल प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स, सॉरी प्रोकैरियोट्स में, फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स में। तो फोटोसिंथेटिक में केवल प्रेजेंट होगा, जहां पर फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जा सकता है। तो ये कहां मिलेगा, पहले मिलेगा साइनोबैक्टीरिया के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के अंदर मिलेगा। फिर पर्पल सल्फर बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा, बैक्टीरिया के अंदर में फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर मिलेगा। अब यहां पे जो गैस वैक्यूल है जिसको मैंने यहां रिप्रेजेंट किया है, जो गैस वैक्यूल है, ये तो आप मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर की तरह दिखाई दे रहा है, ध्यान देना, ये मेम्ब्रेन, ट्रू मेम्ब्रेन आपको नहीं पाया जाता है। ट्रू मेम्ब्रेन से घिरा हुआ कोई भी स्ट्रक्चर, बाउंडेड कोई भी स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता है। तो मैं बोल रहा हूं कि ये गैस वैक्यूल है क्या, एक्चुअली में वैक्यूल जब आपने पढ़ा होगा तो वैक्यूल के चारों तरफ फॉस्फोबाइलिपिड लेयर होती है, वैक्यूल के अंदर चारों तरफ क्या होती है बाबू, फॉस्फोबाइलिपिड लेयर होती है, फॉस्फोबाइलिपिड की लेयर होती है। ये हमारा ट्रू लेयर नहीं है एक्चुअली में, गैस वैक्यूल की जो बाउंड्री होती है, यानी सपोज मान लो ये हमारा गैस वैक्यूल है, इसमें गैस भरा होगा, सिंपली समझ लो। तो इसकी जो बाउंड्री है, सपोज मान लो ये गैस भरा हुआ है, इसमें, इसके अंदर गैस भरा हुआ है, तो ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री है ना, वो जो प्रोटीन की बनी होगी, ये बाउंड्री होगी वो प्रोटीन की बनी हुई, इसको मैं गैस वैक्यूल बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं बाबू, गैस वैक्यूल रहा हूं। क्या करता है गैस वैक्यूल, करता क्या होगा, सिंपली समझिए, गैस वैक्यूल करता क्या होगा, सब में नहीं पाया जाता, जो फोटोसिंथेटिक है उनमें पाया जा रहा है, साइनोबैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। ये करता क्या है कि ये सेल को बायोन्सी प्रोवाइड करता है, ताकि ये पानी के सरफेस के ऊपर आ सके और इनको आसानी से लाइट मिल सके। तो क्या मैं बोलूंगा, गैस वैक्यूल का क्या काम हो गया बाबू, क्या बोलेंगे, प्रोवाइड, ये प्रोवाइड करता है बायोन्सी, बायोन्सी प्रोवाइड करता है, ताकि
आसानी से बैक्टीरिया वाटर के सरफेस पे आ सके, उसको लाइट आसानी से मिल सके और फोटोसिंथेसिस कर सके। मुझे लग रहा है ये सारी बातें यहाँ पे क्लियर हैं। थोड़ा इसको रिपीट करके यदि दिक्कत होगा तो पूछिएगा, अदरवाइज मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में होगा। फिर भी कोई आपको दिक्कत होगा तो आप जरूर मेरे से संपर्क कीजिएगा। यदि आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा तो आप लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब के कारण मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं आपके लिए शायद अच्छा वीडियो और बना के लाऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, इसी के अंदर जो ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूज करता है बाबू, न्यूट्रिशन इन मोनेरा, जो कि बड़ी वास्ट टाइप का है, डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। उसको हम उस टॉपिक को लेकर भी हम बात करेंगे, वहां पर भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है एक टिपिकल यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। यू बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। जो माइकोप्लाज्मा है उसमें थोड़ा स्ट्रक्चर में अंतर आएगा, वहां पे लीनियर डीएनए पाया जाता है, ऐसे समझना। क्रोमोसोमल डीएनए लीनियर होता है, सेल वाल होता नहीं है। जो हमारा यू बैक्टीरिया होता है उसका सेल वाल, यू बैक्टीरिया आर्की बैक्टीरिया जो होता है उसका जो सेल वाल होता है यू बैक्टीरिया से थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, म्यूरिन का बना होता है, सॉरी सॉरी स्यूडो म्यूरिन का बना होता है। ठीक है ना। तो उन सब बातों पे हम लोग बात करेंगे जब मैं ग्रेजुअली क्लास लेना चालू करूंगा। धीरे धीरे सब पॉइंट पे हम लोग सब पॉइंट को मेंशन भी करते हुए चलेंगे। अभी मैं छोटे छोटे टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ ताकि बच्चों को कहीं कहीं यदि कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो सके। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके पेशेंस के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।